मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? सैजल चिपा जी, अभिषेक कुमार जी, सर्विस प्रजापति जी, दीपक न ददन कुमार जी, गोपाल राठौर जी, पायल, मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम क्यूब पे आते हैं। देखिए यार, अगर सच मायने में हम बात करें तो हमें ये बात पता है कि जो राइट प्रिज्म है, हम उस राइट प्रिज्म में ही तीन चार टुकड़े करते हैं। स्पेलिंगों पे ना जाना। पहला टुकड़ा यानी इनमें कुछ विशेष फिगर बनती है। एक तो प्रिज्म हुआ, प्रिज्म तो जर्नलाइज हो गया, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ खास चीजें होती हैं। तो पहली जो खास चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हम जा रहे हैं क्यूब, जिसे हिंदी में हम घन कहते हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो क्यूबॉइड होगा, जिसे हम हिंदी में घनाभ कहते हैं। और तीसरी जो विशेष चीज होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या? दैट इज सिलेंडर। इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों बेलन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बेलन कहते हैं। तो तीसरी चीज मेरे बाबू हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा बेलन। तो हम तीन विशेष फिगर बनती हैं प्रिज्म में, राइट प्रिज्म में। तो उन तीनों चीजों पर बात करेंगे। अब आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले हमने क्यूब को छेड़ा और अब हम क्यूब के बारे में डिटेल जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए देखिए, ये प्रिज्म का ही एक रूप है, लेकिन इसमें खास बात बस इतनी है कि जो बेस है वो वर्गाकार आधार का होगा और वर्गाकार आधार की भुजा की लंबाई ए होगी, तो इसकी जो हाइट होगी ना वो भी ए होगी। यानी क्यूब प्रिज्म की ही एक विशेष आकृति है जिसमें जितनी आधार की लंबाई होगी उतनी ही इसकी ऊंचाई भी होगी, उतनी ही मेरे प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई भी होगी। तो अगर मुझे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो प्रिज्म के वॉल्यूम का क्या फंडा है सर? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस क्या? वर्ग, वर्ग का एरिया हुआ ए स्क्वायर इंटू हाइट। भाई ये वर्ग ही तो हुआ मेरे बच्चे, और अगर ये वर्ग हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? ए स्क्वायर। और हाइट भी क्या है बाबू यहाँ? ए। तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हुआ? ए क्यूब। तो वॉल्यूम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ है? एरा भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब। अगर पूछे लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है जी बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। आधार में वर्ग है तो वर्ग का परिमाप होगा कितना? 4 है इंटू हाइट क्या हो गई? ए। तो ये होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। टोटल सरफेस में मेरे बच्चे बेस का एरिया और टॉप का एरिया शामिल करेंगे, तो 4 ए स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस क्या स्क्वायर? तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा 6 ए स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं डायगोनल की। मेरे प्यारे बच्चों, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है एक कमरे में एक कोने से दूसरे कोने के बीच की दूरी। जैसे ये वाला कोना इधर का लिया, इधर ये वाला कोना लिया, तो ये इसकी सबसे बड़ी डायगोनल होगी। यानी इस कोने से, जहां पे भी कमरे में, एक कोने से सामने वाले कोने पे मिलाएंगे, तो ये उसके सबसे बड़ा डायगोनल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस डायगोनल की लेंथ निकलेगी कैसे, उस बात को समझना। सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या? सबसे पहले आपको निकालना होगा मेरे बच्चे ये वाले डायगोनल की लेंथ। ध्यान से देखोगे तो ये वर्ग का विकर्ण है। तो ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा ए है, ये वर्ग है नीचे बेस, तो इसका विकर्ण होगा √2a। ये वाली लेंथ ए है। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे। ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ए है, ये वाली लेंथ √2a है, और मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूं कि यार यहां से यहां तक की लेंथ बताओ, तो ये होगा आपका सबसे बड़ा डायगोनल। और मेरे बच्चे इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी? तो √2a, ए राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो ये आएगा √3a। तो किसी क्यूब में जो विकर्ण होता है उसकी लेंथ होती है √3 इंटू साइड, √3 गुना भुजा। ये रहता है मेरे बच्चे डायगोनल की लेंथ निकालने का तरीका। क्या आप मेरी बात से सहमत है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? क्या आप मुझे समझ पाए मेरी बातों को? अगर हाँ, तो अब सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके नजर पे इसके तुरंत आइए। कहता है किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। क्यूब किस पे बनता है?
मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर क्यूब जो बन, बिल्कुल ठीक है। अगर स्क्वायर बेस पे बन रहा है मेरे बच्चे, तो मुझे एक बात बताना, क्यूब में खास चीज क्या होती है? बड़े आराम से मेरी बात को सुनना समझना। क्यूब में खास बात ये रहती है, क्यूब में मेरे बच्चे खास बात क्या रहती है कि इसके चार छह फेस होते हैं कुल मिला के, और छह के छह फेस जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं, यानी सारे फेसेस बराबर हो। जितना एरिया मेरे बाबू इस वाले फेस का होगा ना, उतना ही मेरे प्यारे बच्चों तो हर फेस का एरिया इक्वल होगा। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई इसके एक फेस का जो परिमाप है वो 40 है, मतलब ये भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए। तो ये जो फेस है, इस फेस का पेरीमीटर कितना हुआ? 4 है, 4 है, और 4 ए बराबर है मेरे बच्चे 40। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 10। कहता है जी इस क्यूब का वॉल्यूम बताइए। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे साइड का क्यूब, ए क्यूब। तो अगर ए की वैल्यू 10 है तो 10 का क्यूब करेंगे मेरे बच्चे, आंसर क्या आएगा? 1000। तो आंसर आएगा 1000। आए, देखिए यार, सवाल में कह रहे द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज दिस, देन द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। कहता है एक घन है, उसका आयतन 4096। तो अगर घन की भुजा ए है तो इसका ए क्यूब जो होगा ये वॉल्यूम होगा, ये है 4096। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ए की वैल्यू क्या होगी? तो सर इसका क्यूब करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा 16 का क्यूब। बताओ भाई क्या आएगा मेरे बच्चे? 16 का क्यूब। तो कहता भुजा की लंबाई क्या है? तो भुजा की लंबाई आ गई मेरे बच्चे 16। वैसे भी हमेशा ध्यान रखना डाटा, 16 का क्यूब और 64 का वर्ग बराबर होता है, और ये वैल्यू मेरे बच्चे 4096 होती है। 9 का क्यूब 27 का वर्ग बराबर होता है 729। क्लियर है भैया? आई, सवाल में मेरे भाई कह रहा है कि घनाकार डब्बे की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी ए की वैल्यू 12 है। तो हमसे कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है? वो रहता है मेरे बच्चे 6a²। 6a²। ए की वैल्यू क्या है? 12, 12 का वर्ग। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 2 8 है, 6 चौक 24, सॉरी 864। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। भाई जल्दी जल्दी से कोशिश करके आंसर दिया करो। सवाल में कह रहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस। तो भाई क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया रहता है वो 6a² है, एंड इट इज 1176। अब 6 से काटेंगे मेरे भाई, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 5 बचा, 6 नीम 54, 6 छिंग 36। तो मेरे प्यारे बच्चों a² की जो वैल्यू आई वो आई 196। तो ये किसका वर्ग है साहब? तो ये 14 का स्क्वायर है जी। तो ए की वैल्यू आई जी 14। अब कहता है कि इस क्यूब इसका वॉल्यूम निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या रहता है? तो वॉल्यूम रहता है साहब ए क्यूब, साइड का क्यूब। तो 14 का क्यूब। अब 14 का क्यूब क्या होगा जी? अब आपको अगर याद नहीं भी है तो आप ये देखा करो कि 4 का इसका क्यूब करेंगे तो 4
देखो 4 गुना 4 यूनिट डिजिट पकड़ने की कोशिश करो तो 4 चौक 16, क्या आया 6, 6 चौक 24, 4 आया, यानी यूनिट डिजिट आएगा 4। तो यूनिट डिजिट 4 केवल यही है, तो आंसर आया 2744। वैसे आप ध्यान रखना कि भाई 14 का क्यूब होता है कितना, 2744। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस। कहता है कि क्यूब का सरफेस एरिया, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो सवाल में कहता है ना द सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, तो हम लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर वो ये कह रहा है ना कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो इस कहानी में हमें उसका टोटल सरफेस एरिया काउंट करना होता है। फिर से समझाता हूं, अगर कहता है ना सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, तो हम लेते हैं लेटरल सरफेस। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बोल दे तो स्पेसिफिक लैंग्वेज में टोटल सरफेस एरिया काउंट कराता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है साहब, 6 इसके, और ये बराबर दे रखा है इसके। तो भैया सोल्व करेंगे, 8 जीरो 8 या 24, 240 और 3 243। किसी भाई ने कोई लोड आएगा था, कोई दिक्कत आएगा नहीं। और बटे में आया मेरे प्यारे बच्चों 8, 3 दूनी 6, 3 आठे 24, 3 एकम 3। तो ए स्क्र की वैल्यू आई 81, 2 अठे 16। तो ए की वैल्यू आई मेरे बच्चे 9/4। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम जो होता है वो क्या रहता है, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो 9 का क्यूब हुआ मेरे बच्चे 729, और 4 का क्यूब हुआ 64। तो आंसर आया 729/64। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है जो मेरा राइट आंसर है। तो सबसे पहली चीज तो बटे में 64 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। अब आते हैं इससे, क्या कि सर अब देखते हैं कौन सा सही है। ये सेम ही दे दिया क्या, 11 सही 25/64। ये क्या गड़बड़ है, मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है, जिस टाइपिस्ट के थ्रू गलती हो गई। अब देखिए दोनों ही ऑप्शन सेम आ गए ना। ये मेरा आंसर नहीं है, आप कहें क्यों नहीं है, देखो सर, इसे जब इसे लिखोगे तो इसका मतलब है 11 + 27/64। जब जोड़ोगे तो 4 एकम 4, इसका यूनिट डिजिट आएगा 4, 4 में 7 जोड़ा तो 11, यूनिट डिजिट आएगा 1, 1/64। यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1/64, जबकि मेरे सवाल में इकाई का अंक क्या है, 9। तो वो तो मेरा आंसर है नहीं, और ये दोनों गलती से सेम आ गए, तो कोई भी एक टिक कर लेते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, 11 सही 25/64 क्यूबिक मीटर। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल। कहता है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। मेरे बच्चे आप जानते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है वो 6 a² होता है। और जब हमने परसेंटेज पढ़ा तो हमने वहाँ एक चीज़ जानी थी कि भाई जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो, रेशियो निकालना हो, फ्रैक्शन निकालना हो, मतलब कंपैरेटिव वैल्यू निकालनी हो, तो जो चीज़ कांस्टेंट रहनी है उसको हमेशा के लिए इग्नोर कर दो सवाल से। तो मैं और आप मिलके ये बात समझ गए कि 6 का कोई यूज नहीं है। छोटा क्यूब होगा तब भी 6 a², बहुत बड़ा क्यूब होगा तब भी उसका सरफेस एरिया 6 a², यानी साइड चेंज होगी, 6 तो फिक्स रहेगा। तो सरफेस एरिया जो है ना, वो मेरे हिसाब से सिर्फ ये होगा कि साइड का स्क्वायर होना है, यानी जो परसेंटेज चेंज होगा वो साइड के स्क्वायर में होगा। तो कहता है साइड जो है वो डबल कर दी गई, तो यानी साइड पहले 1 थी तो अब कितनी होगी मेरे बच्चे, 2। तो एरिया क्या होगा, 1 का वर्ग 1, तो 2 का वर्ग 4। तो इसका मतलब सरफेस एरिया 1 से 4 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 3। और 3 का इंक्रीज किस पे भाई, 1 पे, तो 100 पे कितना। यही बाबू भैया हमारा सवाल है। तो आंसर होगा जी 300% का इंक्रीज हो गया।
कह रहा है जी एक घन का सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, तो भैया घन में सबसे लंबा विकर्ण होता है √3a, ए का मतलब साइड की लेंथ, और ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 7√3। √3 से √3 काटा तो ए की वैल्यू आई 7। बहुत सुंदर। कहता है इसका वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम होगा ए क्यूब, तो 7 का क्यूब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 343। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कह रहा है जी 2.5 मीटर भुजा वाले घनाकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे लंबी छड़ होगी वो कुछ और नहीं, उसका डायगोनल होगा, और डायगोनल की लेंथ होती है √3a, और ए की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 2.5, तो आंसर होगा 2.5 √3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। कहता है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है। कह रहे क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ जी 6a², टोटल सरफेस एरिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों 6a²। और कहता है जी इसका वॉल्यूम, वो क्या हुआ साहब ए क्यूब। कहता है इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम। बहुत बढ़िया जी। अब a² से मेरे बच्चे काटेंगे तो यहां बचेगा a, तो यहां से a की वैल्यू निकल के आ गई 6। तो कह रहा है कि घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए, तो वो होता है √3a, a की वैल्यू है 6, तो आंसर आएगा 6√3। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा। कहता है जी एक घन की आकृति के कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। कमरे के अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करिए। मेरे बच्चे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो सबसे मतलब बेस जो होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब बेस जो होगा वो वर्गाकार होगा। क्यूब का बेस जो होता है वर्गाकार होता है, और इसका साइड क्या रहती है ए, तो इसका एरिया क्या होता है मेरे बच्चे a²। अब कहता है कि बेस का जो एरिया है वो 48 है, तो ए की वैल्यू आई √48, √48 को भी डिफाइन करें तो 16×3 = 48, तो ए की वैल्यू आई 4√3। इसके अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई ज्ञात करिए, यानी डायगोनल। तो अगर किसी क्यूब का बेस की लेंथ ए है तो डायगोनल होगा √3a, और ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4√3। √3 को √3 से किया 3, 3 को 4 से गुना किया मेरे नन्हे प्यारे बच्चों 12, तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर होगा 12। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है एक घन के बाहरी 4 दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है जहां घन की भुजा n सेंटीमीटर है। यदि धागे के प्रारंभिक सिरा बिंदु C पर और अंतिम सिरा बिंदु D पर लपेटा गया तो धागे की लंबाई ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। देखिए यार कहानी समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत जरूरी है कि 3D फिगर को आप एनालाइसिस करें, एनालाइज करें, यानी उसको समझें आपके हम कहना क्या चाह रहे हैं, तभी आप उसको क्लियर कट समझ सकते हैं। देखिए बाबू ये क्यूब है,
ये क्यूब है। ये मेरे बच्चे क्यूब है। सवाल में कह रहा है जी एक धागा लिया हमने, जो धागा लिया वो ले लिया हमने ये वाला, हमने इसको बांधा और एग्जैक्ट यहां तक तो चीज थी मेरे बच्चे आपकी नजरों के सामने। अब नजरों से ओझल होगी तो पीछे चली जाइए, के सामने पीछे से यहां आया, ये सारा पीछे वाली कहानी है, यानी उस चीज के पीछे से घूम रहा है और फिर ये घूम के आ गया यहां। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है धागा यहां बंधा था सी ऑप्शन पे, और अब ये यहां डी पे टॉप पे आके बन गया। ये सी और डी एक ही लाइन की कहानी थी। कहते हैं क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ है मेरे बच्चे एन। क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो क्या है, एन। क्यूब की साइड की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों एन। अब कहता है कि अगर क्यूब की साइड की लेंथ एन है तो इस रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए क्या होगी। तो अब विजुअलाइज करिए कि अगर इस क्यूब को दो बांट दें तो क्या होगा। अब मेरे बच्चों मैं इसको टुकड़ों में बांट रहा हूं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरी बात समझना, मैंने इसको यहां से ब्रेक करके चार टुकड़ों में बांट दिया। अगर ध्यान दोगे तो मैं इसे चार टुकड़ों में बांटूंगा ताकि आप उस चीज को फील कर पाए। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, मैंने क्या किया, यहां से इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। ये बिंदु है सी और ये वाला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों डी। जब ये फोल्ड होगा ऐसे करके तो ये यहीं आके मिल जाने हैं। इस रस्सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रस्सी जो है ये कुछ और नहीं बाबू, ये रस्सी ऐसे है। अगर इस रस्सी को थोड़ा महसूस करोगे ना तो ये जो रस्सी है मेरे प्यारे बच्चों ये एग्जैक्टली इस तरह से होगी। यानी जब हम इसको यहां से खोल देंगे ना ऐसे चार हिस्सों में, भाई क्यूब क्या है,
ऐसे 4 परतें मिलके ही तो बना है। उसको अगर खोल के सीधा कर देंगे तो आपको ऐसे दिखाई देने लग जाएगा। और ये जो रस्सी है ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, आपको बिल्कुल राइट एंगल में डायगनली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही होगी लेकिन बिल्कुल बीचों बीच ऐसी बंधी हुई दिखाई दे रही होगी। अब आप ये बात बहुत अच्छे से भी जानते हैं कि ये साइड की लेंथ n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n और ये भी n, क्योंकि ये सवाल ने दिया था कि हर एक साइड की लेंथ n है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है तो आप ये बात जानते हैं एक राइट एंगल बनी जिसकी ये साइड हुई 4n और ये हुई n, ये राइट एंगल है और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। तो ध्यान दोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी जिसमें ये वाली साइड 4n है, ये वाली साइड n है। तो मेरे बच्चों ये वाली जो लेंथ आएगी ये आएगी 4 का और 16 और एक 17√17n। यानी ये जो धागा है यहां से लेके जो ये घूम के यहां जा रहा है इस धागे की लंबाई होगी मेरे बच्चे √17n। अब मेरे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत है और समझ गए, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आप उस एफर्ट को पकड़ पाए या नहीं जो मैं करना चाह रहा था, क्योंकि उद्देश्य रटाना नहीं समझाना है। कह रहा है यार 2 घनों का आयतन 1:4 के अनुपात में। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम जो है मान लेते हैं एक ए है एक बी है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:4 है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इनकी साइड की लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो आप मुझे एक बात कहेंगे सर देखिए बड़ी समझदारी से, साइड का क्यूब करोगे तो वॉल्यूम आता है। भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। बिल्कुल ठीक है। तो अगर साइड पे आना चाह रहे हैं तो क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 4 का क्यूब रूट हो जाएगा क्यूब रूट 4। और अगर मेरे बच्चे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेशियो होता है ए स्क्वेयर, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, साइड अगर ए है तो सरफेस एरिया होता है साइड का स्क्वायर। रेशियो निकालें तो एक का वर्ग 1 और मेरे बच्चे इसका वर्ग करोगे तो देखो यार इसका मतलब है 4⁻1/3। बिल्कुल ठीक है। इसका वर्ग करोगे तो आ जाएगा 2। आपने कहा सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसका वर्ग करेंगे आ जाएगा 2, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे समझाता हूं। तो ये आ जाएगा 1:4 की पावर 2/3। हाँ है ना, 4 की पावर 2/3। इसको और अच्छे से आगे डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 4 की पावर 2 की पावर 1/3। इसे लिखना चाहें तो 4 की पावर 2 क्या हुआ 16, 16 को लिख लेते हैं 2 × 8 की पावर 1/3। आपने कहा जी ठीक है। तो 2 का क्यूब निकालेंगे 1/3 निकालेंगे तो क्यूब रूट 2 ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर 8 का क्यूब रूट निकालेंगे मेरे बच्चे 2, तो ये आएगा मेरे बच्चे 2 का क्यूब रूट 2 × क्यूब रूट 2। तो आंसर आएगा 1:2 क्यूब रूट 2। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। Surface area of a one side open cuboidal box. चलिए मेरे बच्चे इसको बताता हूं, आप तब तक खुद करिए, मुझे थोड़ा सा वक्त देना इसकी फिगर बनाने में। देखो मेरे भाई इस बात को सारे बच्चे तैयार रहो समझने के लिए कि अगर हम कोई चीज़ बहुत बढ़िया से समझना चाह रहे हैं ना तो उसका एक ही तरीका है कि उसके उसकी फिगर को एनालिसिस कर जाए। मतलब अगर हम फिगर को एनालिसिस कर लेंगे तो बात बन जाएगी, और अगर हम वहां लैग खाएंगे तो दिक्कत रहेगी।
देखो मेरे भाई, आराम से पेशेंस रखना। अभी मूल उद्देश्य चीज सिखाने का है। कि किसी तरीके से आप फील कर जाओ फिगर को, और कुछ नहीं। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.5 सेंटीमीटर के एक तरफ खुले घनाकार बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहता है एक घनाकार बॉक्स है, क्यूबोइडिकल बॉक्स है मेरे पीछे। तो किसी भी किसी क्यूबिकल बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों कितने वो होते हैं, फेसेज होते हैं? तो आप कहेंगे 6 फेसेज होते हैं। कितने फेसेज होते हैं मेरे बच्चे? 6 फेसेज होते हैं। सवाल में कह रहे हैं उसमें से कोई एक फेस खुला हुआ है। जैसे 6 फेसेज है, कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मान लीजिए इसमें टॉप का फेस हटा हुआ है, तो ये खोखला हो गया अंदर से, तो है ना। तो कुल मिला के 5 फेसेज दिखाई दे रहे हैं। 6 फेसेज होते हैं, ओपन है तो 5 फेसेस दिखाई दे रहा है। मैंने इसकी फिगर पहले से बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कह रहा है कि जी अब इसका आपको क्या बताना है? तो सर हमें इसका बताना है टोटल सरफेस एरिया, इस पूरी फिगर का। अब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मोटी मोटी बात समझने की कोशिश करना कि आपको कितने फेसेस दिखाई दे रहे होंगे। मैं बाहर की बात करूं तो एक फेस तो ये वाला दिखाई दे रहा होगा, बाहर वाले की, बड़े वाले की। आप कहेंगे हाँ, एक ही इधर होगा, 2 फेस। सर एक फेस आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। और एक इसके जस्ट पीछे वाला होगा, बैक साइड का। 4 फेस हो गए। और सर नीचे से तो पूरे का पूरा ठोस बना हुआ है ना, नीचे से तो पूरे का पूरा ठोस बना हुआ है ना, पूरा पैक है, नीचे से तो पूरा पैक है। मेरी बात समझ रहे हो? आपने कहा जी हाँ, तो नीचे से पूरा पैक है। तो भैया 5 फेसेस तो हो गए इसके, और हर फेस की लेंथ उसने दे रखी है कि भाई बाहर वाले की जो वो कह रहा है कि बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.5 सेंटीमीटर एक तरफ खुलेगा ना बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका मतलब जो अंदर वाला है, इसकी रेडियस अगर मैं 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर मान लू यहां से यहां तक की, तो मेरे बाबू बाहर वाले की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 0.5 इधर निकलेगा, 0.5 इधर निकलेगा, तो 0.5 0.5 6। यानी ये जो विड्थ हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 6। देखिए 3D फिगर है, मेरी भी मजबूरी है, आपको समझना पड़ेगा। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो बड़े वाला क्यूब बना उसकी साइड की लेंथ आएगी 6 सेंटीमीटर। और इसमें कितने फेस हुए मेरे बच्चे? 5। माफ करना भाई, बाहर वाले की 5 है जो उसने कहा था। उसने कहा बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर, माफ करना, यानी जो बाहर वाला है इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है ये 0.5 सेंटीमीटर है, और ये भी मेरे बच्चे 0.5 सेंटीमीटर, ऐसा ही कह रहा है। देखिए यहां, और मोटाई 0.5 सेंटीमीटर एक तरफ खुलेगा ना का। तो ये जो अंदर वाली विड्थ आएगी ये कितनी आएगी इसकी? ये वाली लेंथ, तो ये आएगी मेरे बच्चे 0.5 यानी एक हटी थी 4 सेंटीमीटर आई। हाँ है ना बेटा? एक खाली गिलास दे देना कांच का, राजू। क्लियर है जी? एक कांच का गिलास ला दे एक बार खाली। तो ये मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक की लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर। तो जो बाहर वाला क्यूब हुआ उसमें 5 फेसेज होंगे और हर एक फेस की साइड की लेंथ 5 होगी। तो भैया टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बाहर वाले का हो जाएगा, भाई हर फेस का एरिया होता है ए स्क्वेयर, तो 5 फेस होंगे तो 5 ए स्क्वेयर। अब ए की वैल्यू 5 है तो 5 का। ऐसे ही मेरे बच्चे अंदर भी 5 फेस होंगे। अगर समझोगे इसी तरीके से तो ये ऊपर वाला ही तो खोखला है, अंदर भी 5 फेस होंगे, और हर एक फेस की साइड की लेंथ 4 होगी, तो 5 गुना 4 का वर्ग। बिल्कुल ठीक है। अब और कौन कौन सा एरिया बचा हुआ है? तो मेरे बाबू अब जो एरिया बचा हुआ है वो ये वाला है, जो टच नहीं हो रहा होगा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ है। जैसे ही गिलास है ना, तो गिलास देखोगे ध्यान से तो खोखला है अंदर से, ये देखो पेन अंदर जा रहा है ना, खोखला है, लेकिन बाहर से तो पूरा पैक है ना।
पीछे से तो पूरा पैक है, अंदर से देखोगे तो अंदर की रेडियस अलग होगी, बाहर की रेडियस अलग होगी, और एक फेस खुला हुआ है। लेकिन जब बाहर वाले का सरफेस एरिया ले लिया गोल का, फिर नीचे का ले लिया, अंदर वाले का ले लिया, नीचे का ले लिया, लेकिन ये वाला जो इसकी किनारा है, ये भी तो मोटा किनारा है ना, तो टच हो रहा है, टच हो रहा है मतलब ये भी कुछ सरफेस होगा जिसको हम टच कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखोगे ना, तो ये ऐसे है, और ये वाला बिल्कुल इसके ऊपर है। तो मेरे बाबू, ये वाला वो हिस्सा है जो आप टच कर पा रहे होंगे, तो इस वाले हिस्से का भी एरिया हमें निकालना होगा। तो इस वाले हिस्से का एरिया कैसे निकालें, तो आप कहेंगे सर इसकी साइड की लेंथ 5 है, इसकी साइड की लेंथ 4 है, तो करो क्या, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 5 का और 25 माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 4 का और 16, 25 में से 16 गया, 9 आया। तो ये वाला जो एरिया आया, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, अगर सेंटीमीटर में है तो। हाँ जी, तो ये हम इसमें और जोड़ दें, तो ये आया 25 पंजे 125, 16 पंजे 80 जमा 9, जोड़ेंगे 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 8 और 1 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 1 और 1 2। तो मेरे बच्चे आंसर आया 214। देखो 214 ठीक है, तो आंसर आया मेरे बच्चे 214। ये पेपर का क्वेश्चन और सबसे खूबसूरत सवालों में से एक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब मुझे खुल के बताएं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल को विजुलाइज कर गए, मतलब महसूस कर गए कि हाँ सर ये कहानी ऐसे ऐसे है और हम समझ गए इस बात को। क्योंकि अगर आप विजुलाइज कर गए तो पेपर में आसानी से कर लेंगे। देखिए भाई, जो भाई अभी भी काम है, टाइम कह रहे टाइम तो बहुत कम मिलता है, मेरे भाई टाइम बहुत कम। तुम पैदा होते हो उसी दिन तुम फिजिकल देना शुरू कर देते हो, या जब तुम्हारी उम्र होती तब? तो जवाब होगा जब तुम्हारी उम्र होती तब। तो इसका मतलब अभी तुम सीख रहे हो, जब सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए ये चीजें आसान होंगी। अब इसको समझना मेरे बच्चे, मेरे पास ये बेलनाकार आकृति, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिखाई दे रही हो चीजें तो मेरे बच्चे, ये मैंने एक गिलास का बर्तन लिया हुआ है, समझो ये क्यूबिकल बर्तन है, क्यूब की शेप का है। अब ध्यान से देखोगे तो जब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो कौन कौन से हिस्से का सरफेस एरिया निकालना होगा, गोल वाले का, इधर का, यही निकलेगा। क्योंकि यहां से तो ये वाला हिस्सा तो खोखला है, मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां से जाता हुआ इसमें ये हिस्सा तो खोखला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं ऐसी कोई दूसरा इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, मतलब कुछ मोटाई का एक और नया क्यूब इसके अंदर बना देंगे, जो कि मैंने बना दिया है अब इसके अंदर, समझिए, तो आप शायद महसूस कर पाएंगे कि अब ये वाला जो मोटाई वाला हिस्सा है जिसपे मेरा पेन चल रहा है, ये भी तो मेरा सरफेस एरिया हो गया ना। सरफेस एरिया का मतलब जिस जिस हिस्से को हम टच कर सकते हैं, तो वो मेरा सरफेस एरिया हुआ। तो ये सरफेस एरिया हुआ, अंदर का सरफेस एरिया और बाहर का सरफेस एरिया हुआ। अब आप लोगों को दिक्कत ये है कि आप इसको नहीं समझ पा रहे कि ये सरफेस एरिया कैसे हुआ। तो पीछे वाले सवाल में ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाल रंग की जो मैंने फिराई है, ये वाली लाइन, ये यही वाला जो उसकी मोटाई है मेटल की, क्योंकि बाहर वाले की साइड लेंथ है 5, अंदर वाले की साइड लेंथ है 4, तो जो 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, यानी 0.5 इधर 0.5 इधर, उसका भी तो एरिया लेना होगा मेरे बच्चे। मेरी बात समझ गए? चलिए अब आते हैं आगे। कह रहा जी 3 सेंटीमीटर किनारे वाले लोहे के एक घन का वजन 12 ग्राम है, यानी एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ है 3, तो इसका वेट जो है वो 12 ग्राम है। तो भैया हमें उस मेटल का वजन देखना होगा कितना होगा जिसका वो क्यूब बना हुआ है। तो अगर क्यूब की साइड 3 है तो उसका वजन यानी उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी ए का क्यूब मतलब 27, 3 का क्यूब 27, तो उसका वॉल्यूम आया मेरे बच्चे 27 क्यूबिक यूनिट है।
जबकि 27 क्यूबिक यूनिट का जो एक्चुअल में वजन है वो 12 ग्राम है। तो 1 क्यूबिक यूनिट का वजन कितना आएगा? 12/27। 3×4 = 12, 3×9 = 27, तो 4/9 ग्राम। तो 1 क्यूबिक यूनिट का वेट होगा 4/9 ग्राम। अब कह रहे हैं लोहे के समान घन का वजन कितना होगा जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर। कहते हैं एक और क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा भैया? तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, 12 का क्यूब 1728, यानी 12 × 12 × 12 इतने क्यूबिक यूनिट। और 1 क्यूबिक यूनिट की वैल्यू है 4/9 ग्राम, तो इतने क्यूबिक यूनिट का वेट कितना होगा? गुना करेंगे। अब देखिए 3×3 = 9, 3×4 = 12, जो बचा 3, 3×4 = 12, अब 4×4 = 16, 16×4 = 64, तो आंसर आया 12 × 64। तो 12×4 = 48, 12×6 = 72 और 4 = 76, तो आंसर आया 768। ये मेरा आंसर है। सवाल में कह रहा है भाई क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ 3 है, उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो उसका वॉल्यूम निकाल लिया तो उतना वजन, 27 क्यूबिक यूनिट का वेट है 12 ग्राम। तो कह रहा है नया एक क्यूब है उसका वॉल्यूम इतना है, तो उसका वेट कितना होगा? यानी रिलेट करना और कुछ नहीं करना। आइए भाई, आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। कह रहा 3 घन जिनकी भुजाएं इतनी इतनी और इतने मीटर है, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन का भुजा क्या होगी? मेरे बच्चों जब भी मेल्ट किया जाएगा यानी पिघलाया जाएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उसके वॉल्यूम की मात्रा को सेम रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा मेटल है, उसे पिघला के मैंने छोटे छोटे मेटल बना दिए, तो इसका मतलब बड़े मेटल का जो वॉल्यूम होगा उतना ही इन सारे छोटे मेटल का वॉल्यूम होगा, यानी ऐसे केसेज में वॉल्यूम सेम रहता है। तो कहता है जी 3 क्यूब है, एक की लेंथ है 1.8 मीटर, दूसरे की लेंथ है 2.4 मीटर, तीसरे की लेंथ है 3 मीटर या 3.0 मीटर। इन तीनों को पिघलाया गया और पिघला के एक नया क्यूब बनाया गया। तो मान लेते भाई इसे पिघलाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो सर 1.8 का क्यूब। इसे पिघलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2.4 का क्यूब। इसे पिघलाएंगे मेरे बच्चे 3.0 का, तो इसका क्यूब। तो मेरे भाई सवाल में कह रहे हैं इन तीनों को पिघलाया गया और पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाया गया। बड़े क्यूब की साइड की लेंथ में मान लेता हूं ए, तो यानी ए क्यूब के बराबर है। तो सवाल में कह रहा है भाई ए की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे डिटेल में करेंगे तो 18 का क्यूब निकालेंगे। अब 18 का क्यूब निकालना आपको आता है कि नहीं आता? अगर हमको नहीं आता 18 का क्यूब कैसे निकालें भाई? अट्ठारह का क्यूब निकालने का तरीका है 1, 8, 8 का वर्ग 64, 8 का क्यूब 500 बार। आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंथी है, लेकिन इसको आसानी से भी कराऊंगा। 8 का डबल 16, 64 का डबल 128, कराए हुए मैंने क्यूब निकालने। 2, ये 5 एक यहाँ लिखेंगे, 4 और 1 5 और 8 13 का 3 हासिल 1। अब मेरे बच्चे 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 2 14 चौको हासिल 1, 1 और 1 2, 8 4 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 4 1 5, 5832। इसका मतलब मेरे बाबू ये हुआ कि इसका जो क्यूब होगा वो होगा 5.832। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूं 2.4 का क्यूब निकालिए, तो क्यूब के फार्मूले आपने पढ़े, मैं इनके शॉर्टकट भी समझा रहा हूं। तो तरीका बताया था 2 का क्यूब करो 8, 4 का क्यूब करो 64, फिर 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16,
फिर 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, फिर 16 दूनी 32, 32 का डबल 64। कैलकुलेशन कैप्सूल करके आपके बैच में डला हुआ है, कैलकुलेशन देखा करो। तो 4 6 यहाँ आएगा, 6 2 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 1 और 3 4 6 10, 10 यहाँ आएगा, 6 2 8, 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 8 13, यह आएगा मेरे बच्चे 13,824। तो इसकी वैल्यू आएगी 13.824, और ये 3 का क्यूब आया मेरे बच्चे 27। पहले इतनी बात समझिए। अब देखिए मेरे बच्चे, अब अगर आप इतनी बातों को समझ गए तो भैया आप कहेंगे कि सर सबको जोड़ेंगे, तो आओ भाई जोड़ते हैं। तो 5.832, 13.824 और 27, 4 2 6, 3 2 5, 8 8 16, 5 3 8 7 15 और 1 16, 2 और 1 3 और 1 4। तो आंसर आएगा मेरे भाई 46.656। अब आप ये बात तो जानते हैं क्या कि सर ये 4 का तो आंसर नहीं होता, क्योंकि 4 भी होता तो 4 का क्यूब 64 होता। हमारा तो आंसर ही 46 के आसपास है। 5 का एक क्यूब 125 होता, 4 का क्यूब 64 होता। तो बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी। बचा क्या मेरे बच्चे? ऑप्शन बी। अब यहां कुछ मैं ट्रिपलेट सिखा रहा हूं जिसको आपने ध्यान रखना। क्या मेरे बच्चों? 3 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 5 का क्यूब हमेशा ही बराबर होता है 6 के क्यूब के। 3 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 5 का क्यूब बराबर होता है 6। ऐसे ही 1 का क्यूब जमा 6 का क्यूब जमा 8 का क्यूब बराबर होता है 9 का क्यूब के। कुछ छोटी छोटी बात है जो ध्यान देनी है। ऐसे ही मेरे बच्चे 18 का क्यूब 19 का क्यूब और 21 का क्यूब बराबर होता है 28 के क्यूब के। ऐसे ही 6 का क्यूब 32 का क्यूब 33 का क्यूब बराबर होता है 41 के क्यूब के। आप कहेंगे इनका रिलेशन क्या है? मेरे बच्चे इनका रिलेशन बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत काम आने हैं। डायरेक्ट सोल्व करेंगे। यानी 3 नंबर का क्यूब चौथे नंबर के क्यूब के बराबर होगा तो नंबर में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं उस कहानी को मैंने समझाया। अब ध्यान आपने ये देना कि 3 4 5 6 बराबर होते हैं। तो मुझे यहां पे ये समझना था कि भैया यहां रेडियस है कितनी? 1.8। यहां रेडियस है 1.8, यहां 2.4, यहां 3.0। अगर मैं इसका रेशियो लूं तो 6 3 18.3 आया। मैं 0.6 से ही भाग देता हूं तो 3 आया। 6 चौक 24, 4 आया और 6 पंजे 30 आया, 5। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि यहाँ 3 आ रहा है या 4 आ रहा है या 5 आ रहा है, और मुझे इनका करना था क्यूब। तो अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरे आंसर में भी क्या आएगा? 6 का क्यूब आएगा मेरे बच्चे। आंसर में भी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 का क्यूब आएगा। आपने कहा जी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की बात समझते हैं। 3 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 5 का क्यूब बराबर होगा 6 का क्यूब। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब जरा इतनी बात बताओ कि एक्चुअल में ये 3 नहीं था, यहां था 1.8। तो 3 का कितना गुना है? 0.6 गुना। ऐसे ही 4 का 0.6 गुना था, 5 का 0.6 गुना था, तो 6 का भी 0.6 गुना ही होगा। और 0.6 गुना होता है 3.6। तो डायरेक्ट हमारे पास उत्तर आ जाता कि सर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। इस बात को रट लेना। 3 4 5 6 बहुत काम आना है पेपर में लगातार। 3 4 5 6, 1 6 8 9, 18 19 21 28 और 6 32 33 41 रिजल्ट आते हैं डायरेक्ट। देखिए मेरे बच्चे, 3 क्यूब्स विद साइड 3 4 एंड 5 आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। कहता है हमारे पास 3 घन हैं जिनको हमने पिघलाया। एक की साइड है 3, एक की साइड है 4, एक की साइड है 5। तो पिघला के एक नया क्यूब बनाया। तो भैया इसका वॉल्यूम निकालो, ए क्यूब। इसका वॉल्यूम निकालो, बी ए क्यूब। इसका वॉल्यूम निकालो।
तो इनके जो वॉल्यूम का सम आएगा वो एक बड़े क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यहां से निकालोगे तो एक ही साइड लेंथ आएगी 6। लेकिन ये एक्चुअल साइड नहीं थी, ये रेशियो दे रखे थे 3 4 5। तो यहां से हमने रेशियो ही निकाल दिया कि जो सबसे बड़ा क्यूब होगा, सबसे बड़ा क्यूब, उसकी साइड की जो लेंथ होगी मेरे बच्चे वो 6 होगी। सबसे बड़े क्यूब की लेंथ होगी 6। अब सवाल में कह रहा है आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब हुज डायगोनल इज 18√3। कहता है जो सबसे बड़ा क्यूब है उसका डायगोनल की लेंथ है 18√3 सेंटीमीटर। अगर मेरे बच्चे सबसे बड़े डायगोनल की लेंथ 18√3 है तो सबसे बड़े क्यूब के डायगोनल की लेंथ क्या होगी? अगर उसकी साइड मैंने कैपिटल ए मान लीजिए, तो आप कहेंगे √3a, और ये बराबर है 18√3 के। √3 से √3 काटा मेरे बच्चों, a की वैल्यू आई 18। और अगर a की वैल्यू 18 है तो सबसे बड़े क्यूब की साइड की लेंथ 18 है, तो 6 3 18, तो 5 3 15, 4 3 12 और 3 3 9। इसका मतलब इनकी साइडों की लेंथ 9 12 15 18 होगी। अब उसने पूछा तीनों घनों की भुजाएं, तो 9 12 15 कहां है? 9 12 15, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और ये भी ध्यान रखना, केवल यही नहीं, इनके ट्रिपलेट भी। अगर मैं 3 का डबल करूं, 6 का क्यूब जमा 8 का क्यूब जमा 10 का क्यूब बराबर होगा 12 का क्यूब। एक बार ये बताओ ये सही है या गलत है? जल्दी से बताओ ये सही है कि गलत है? डबल करेंगे, बिल्कुल सही है। 3 गुना करेंगे तब भी सेम आएगा, 4 गुना करेंगे तब भी सेम आएगा, मतलब वही है। कहता है 3 solid iron cubes of each ages 6 7 and 8 are melted together। कहता है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाया गया और एक नया घन बनाया गया। नया घन जो बना मेरे बच्चे, उसकी साइड की लेंथ में मान लेता हूं ए। तो भैया इसका वॉल्यूम क्या होगा? 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। तो इन तीनों का वॉल्यूम देखेंगे तो 6 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 1 और 1 2 और 4 6 और 1 7 5 3 8 और 2 10 1071 आया। अब सवाल में कह रहा है जब हमने इन्हें पिघला के बनाया तो पिघली हुई सामग्री का 71 क्यूबिक सेंटीमीटर नष्ट हो जाता है। कहता है उस प्रोसेस में 71 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम नष्ट हो जाता है, तो बचा कितना? 1000। तो इस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से हमने नया क्यूब बनाया, तो नए क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब, और ए क्यूब बराबर अगर 1000 है तो नेचुरल है ए की वैल्यू कितनी आएगी? 10। इसका मतलब मेरे बच्चे जो नया क्यूब बना उसकी साइड की लेंथ है 10। अब कह रहे हैं नए बने घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वो होता है मेरे बच्चे 6a²। ए की वैल्यू 10, 10 का वर्ग 100, 100 को 6 से गुना किया 600। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी।